हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के पाठ जो 10 है पुरानी पुस्तक से बेटा, जिसका टाइटल है किशोरावस्था की ओर, यानी कि जो एडोलेसेंस का चैप्टर हुआ करता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बेटा, यानी वो सभी प्रश्न जो आप लोगों के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपके यूटी में, आपके पीटी में या फिर आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के मार्क्स कहीं पर भी ना कटें, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें, तो बेटा आपको बस इन प्रश्नों को एक बार ध्यान से सुन लेना है। अगर आपको लगे कि इन प्रश्नों की रिक्वायरमेंट आपको बाद में हो सकती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको बाद में पढ़कर आप रिवीजन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम आज कवर करने वाले हैं कुछ मेन क्वेश्चंस को। उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहला प्रश्न बेटा वो है किशोरावस्था की ओर, यानी कि किशोरावस्था की ओर का मतलब क्या है, यानी किशोरावस्था होती क्या है, किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारे शरीर में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों के उम्र को हम किशोरावस्था कहते हैं। जैसे वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, यह हम सभी को पता है बेटा। वृद्धि और विकास के बाद ही हम अपने जीवन को पूरा कर पाते हैं। जीवन काल की वह अवस्था या वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। यानी जनन परिपक्वता का मतलब हो गया कि जब हमारा शरीर इतना कैपेबल हो जाता है कि हम अपने जैसे एक और शरीर को या और कह सकते हो संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, तब उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। यानी हमारे शरीर में वो परिवर्तन आ जाते हैं बेटा जिनसे हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो उसे हम किशोरावस्था कहते हैं या कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है बेटा, यौवना आरंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। यानी हम कैसे कहते हैं कि भैया ये परिवर्तन आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि यौवन अवस्था की जो है शुरुआत हो चुकी है। तो कहता है लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना शुरू हो जाता है। यानी लड़के और लड़कियों में बेटा जो जनन क्षमता है उसमें विकास होने लग जाता है। वृद्धि और विकास, जनन अंग बढ़ने लग जाते हैं, उन अंगों में बेटा बाल आने लग जाते हैं। अब डिटेल में क्या है वो तो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। धीरे धीरे आप आगे आने वाली क्लासेस में और भी ज़्यादा डिटेल में सीखोगे। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना। बस बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे, बाकी उम्र बढ़ती है तो कुछ चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा प्रश्न 3 के बारे में। यौवना आरंभ की दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में बताना है। यानी वो परिवर्तन बेटा जो यौवन अवस्था में सबसे ज़्यादा पहले दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो वो कहता है लंबाई में एकाएक वृद्धि आने लग जाती है। यानी आपका शरीर जो है वो एकदम से बढ़ने लग जाता है, और सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन यही है। क्योंकि अगर आप सीधे तौर पर देखें तो शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा या कौन सा भाग है जिसको देखकर कह सकते हो लड़का तो बड़ा हो गया। अब शरीर का अंग ही देखकर कह सकते हैं ना, जनन अंग थोड़ी दिखता है। जनन अंग तो हमारे गोपनीय अंग होते हैं। तो इसीलिए बेटा शरीर का सीधे तौर पर जो अंग दिखाई देता है उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद कहता है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या जो हमारा 4 है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है तो इसको जरूर तैयार कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं। यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें कोई नलिकाएं नहीं होती होंगी, यानी उनमें जो आप कह सकते हो हार्मोन, यानी कि जो विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं हमारे शरीर खुद बनाता है जिससे हम वृद्धि और विकास करते हैं, वो खुद ही कहीं ना कहीं बिना नलियों के ही शरीर के अंगों में मिल जाता होगा या कुछ ऐसा होता होगा। दिमाग तो यही कह रहा है, तो चलो पढ़कर इसको क्लियर कर लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को नलिका से ना निर्मोचित कर सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है। यानी कि सिर्फ ब्लड में मिला देती है उसे, यानी उसके लिए कोई विशेष प्रकार की नलिकाएं नहीं होती हैं। उसको क्या करती है, उसे खून में मिला देती हैं। अब होता क्या है, इसीलिए क्योंकि इसमें नलिकाएं तो होती नहीं है, तो इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं बेटा। अगला प्रश्न,
किशोरावस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे अधिक क्यों आते हैं? अब यहाँ पर ये आपका हो सकता है जनरल क्वेश्चन भी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे पिंपल्स वगैरह, चेहरे पर दाने वगैरह जो हैं हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के होते हैं, कईयों के ज़्यादा होते हैं, कईयों के कम होते हैं। अब सवाल उठता है कि जी ऐसा होता क्यों है? हम बहुत परेशान होते हैं, भगवान ने ये रचना ही क्यों की हुई है? देखो, भगवान ने ये रचना की है जिससे कि आपके शरीर में तेलीय ग्रंथि विकसित हो सके, आपके शरीर के जो अंग बढ़ते हैं बेटा, उसकी वजह से उसमें दरारें ना आए। अब आप कई लोग होते हैं जो भैया होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, कई होते हैं एलोपैथिक क्रीम वगैरह हार्ड क्रीम लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन ना फटने लग जाती है और बेटा तेल बनाने की क्षमता कम हो जाती है शरीर में, जिसकी वजह से होता क्या है, सर्दियों में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बेटा सबसे सरल तरीका क्या है सर, जिससे कि हमें कोई नुकसान भी ना हो और हम इस प्रकार की समस्या से बचे रहें? तो बेटा तेलीय ग्रंथि जो तेल बनाती है वो हमारे लिए अच्छा होता है, उसको रोको मत, क्योंकि रोकोगे तो फिर बाद में तेल और क्रीम लगाकर उसको बैलेंस करोगे। और ये आपको पता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े तेल और क्रीम बना रही है, अच्छे अच्छे क्रीम और तेल बनाती है, वो अच्छा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको उसका फायदा मिल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारा शरीर खुद ही वो काम कर ले तो वो क्रीम हमारे लिए किसी काम के नहीं होंगे। तो यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमको गुमराह करती है। मैं आपको सबसे सरल उपाय बताऊंगा कि अगर आपके चेहरे पर बेटा दाने होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिन में उठते ही आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना है। गर्म पानी इतना हो कि मुंह ना जले, पर इतना हो कि आपके अंदर जब वो गर्म पानी जाए तो आपको एहसास हो कि मेरे अंदर कुछ गरम गरम जा रहा है। उसके बाद आपको फ्रेश टाइम पर होना है और दिन में कम से कम बेटा 2 बार ल्यूक वार्म वाटर यानी कि हल्का गुनगुना पानी लेकर आपके चेहरे को धोना है। अगर आप प्रेफर करते हो फेस वॉश करना तो कोई भी एक फेस वॉश आप यूज कर लें, जिसको फिक्स कर लें कि वही लगाएंगे आप, और वो माइल्ड होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। उसको लगाने के बाद चेहरे में ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी आप फेस वॉश यूज कर सकते हो। सर अभी तो आप बोल रहे थे कोई क्रीम और कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, फेस वॉश ऑप्शनल है, आप लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो आप हफ्ते में 2 दिन बेटा मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो, या फिर आप दही से भी अपना फेस वॉश कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बचा सकते हो खुद को इन सभी समस्याओं से। अब वही कह रहा है कि क्यों हो जाते हैं, तो मैंने इसका उत्तर तो दे दिया, एक बार पढ़ देता हूं। किशोरावस्था में व्यक्तियों की तेलीय ग्रंथियां अधिक क्रियाशील हो जाती हैं। अब सवाल उठता है कि जी क्रियाशील होती क्यों है, तो मैंने उसका आंसर भी दिया आपको, जिससे कि आपका शरीर जब वृद्धि और विकास करेगा बेटा तो स्किन खुलती है ना। कई लोगों के देखा होगा यहाँ पर दरारें जैसी दिखाई देती है ना, या फिर जांघ में, या फिर बेटा आपके जो हिप्स वाला रीजन होता है, या फिर पेट वाला रीजन होता है, इन जगहों पर आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ दरारें हो जाती है, या फिर घुटने वाले हिस्से में आपने देखा होगा। आप लोगों के भी शायद अब होना शुरू हो जाएगा। तो इससे बचने का एक ही तरीका है बेटा, आप नारियल का तेल नहाने के बाद हल्के हाथों से सभी अंगों पर लगा लें। इससे फायदा ये होता है कि आपकी स्किन में क्रैक्स नहीं आती हैं। समझ में आ गया? उसके बाद आता है बेटा गुनैड। गुनैड क्या होता है, तो गौड़ लैंगिक लक्षण को हम कहते हैं। गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होता है? गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होता है? जो मतलब हमको दिखते नहीं हैं, जो हमको सामने से प्रत्यक्ष तौर पर पता नहीं चलते हैं। गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण हैं जो यौवन आरंभ के दौरान वृषण और अंडाशय, शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन अंदर अंदर ये काम चल रहा होता है। लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है, ये दिख जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विकास बहुत तेजी से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तथा लड़कों के चेहरों पर बाल आने लग जाते हैं, अर्थात दाढ़ी और मूंछ आने लगती है, ये दिखता है हमें। लड़कियों ये लक्षण क्योंकि लड़कियों और लड़कों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, इसीलिए हम इसे गौण लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बेटा मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, वो एडजस्ट कर लेना। गौण लैंगिक लक्षण मतलब हो गया ऐसे लक्षण बेटा जो लड़के को लड़कियों से अलग बनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किशोर और तथा किशोरियों में यौवन आरंभ के समय आने वाले जो शरीर में परिवर्तन है उनके बारे में चर्चा कीजिए। किशोर यानी कि लड़के और किशोरी यानी कि लड़कियों, इनमें क्या अंतर है? तो कहते हैं जी लंबाई बढ़ती है, सब में कॉमन है ये। शारीरिक आकृति में परिवर्तन आ जाता है, स्वर में परिवर्तन आता है, और अब कह सकते हो तेलीय ग्रंथियां बढ़ने लगती हैं, जनन अंगों का विकास होता है। और उसके बाद आता है मानसिक, ये मानसिक होना चाहिए बेटा, आके मात्रा लगा लेना, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनशील परिपक्वता आती है। और जो गौण लैंगिक लक्षण है वो भी देखने के लिए मिलते हैं बेटा।
नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास अगला प्रश्न, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों का नाम बताना है। तो उसको हम कहते हैं बेटा हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारा शरीर खुद बनाता है, हमें इसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी जरूरत से ज़्यादा हमारा शरीर ये बनाने लगता है, कभी कभी कम, जिसकी वजह से हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के अनुपात में अंतर आ जाता है। उसके बाद बेटा अगला प्रश्न बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। कहता है कि जी ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव होता है बेटा जब मासिक धर्म जिसे हम कहते हैं, जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, यानी अंडाणु जो है शुक्राणु साथ नहीं मिल पाते हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रजनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर जो रुधिर से बना हुआ था बेटा, रुधिर वाहिकाओं से, वो निस्तारित हो जाता है, यानी वहां से शेड ऑफ हो जाता है, निकलने लगता है, जिसे हम ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म भी कहते हैं। इसे मासिक धर्म भी कहा जाता है, इंग्लिश में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, या फिर अपने डे टू डे लाइफ लैंग्वेज में इसे पीरियड्स भी कहते हैं। आजकल आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे पीरियड से रिलेटेड, जैसे कि आता है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैड्स बनाती हैं, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और बहुत सारे वैरायटी के। पहले ये सब चीज़ें अगर आप पेरेंट्स के सामने देखते थे तो थोड़ा सा कह सकते हो शाई फील होता था, पर आजकल बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है और हम सबको पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है। ऑब्वियस सी बात है, तभी हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे और इसका ज्ञान होगा बेटा तो सही तरीके से ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद कह रहा है इसका चक्र जो है 28 से 30 दिन का होता है। हर किसी में ये ऐसा नहीं होता है, कईयों में 20 दिन का भी होता है, कईयों में 25 दिन का होता है, ये थोड़ा सा इर्रेगुलर भी हो सकता है। उसके बाद कहता है लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, इसके प्रकारों को बताइए। अब भैया लिंग हार्मोन नाम से पता लग रहा है जो लिंग से संबंधित है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित है। आपको पता होगा लड़कों में अलग हार्मोन होते हैं, लड़कियों में अलग हार्मोन्स होते हैं। अगर ये हार्मोन्स दोनों में सेम होते तो बेटा फिर लड़के और लड़कियां अलग कैसे होती, है ना। तो इसीलिए इन दोनों को अलग बनाने के लिए यही हार्मोन जरूरी है, इसीलिए इसका नाम लिंग हार्मोन पड़ा है। उत्तर में देखो, वृषण और अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं, यानी वृषण और अंडाशय जो है बेटा हार्मोन भी बनाते हैं। ठीक है, अब शुक्राणु और अंडाणु तो वो बनाते ही बनाते बेटा, साथ ही वो हार्मोन्स भी बनाते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है वो, जिनसे लिंग हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन गौण लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं, यानी वो लक्षण बेटा जो लड़कियों को लड़कों से अलग बनाते हैं। ठीक है, इन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये लड़कियों और लड़कों को अलग बनाने में मदद करते हैं, तो लिंग हार्मोन कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स इंग्लिश में कहते हैं, तथा द्वारा अंतःस्रावी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती हैं। मतलब कि आप कह सकते हो पूरे शरीर का जो हमारा संचालन है वो पीयूष ग्रंथि करती है, जो कि हमारे यहाँ पर अंदर की तरफ होता है, जिससे हार्मोन निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन बेटा, वृद्धि और विकास वाला हार्मोन। इसके बाद अगला प्रश्न, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा हैं बेटा उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हालांकि ये सब चीज़ें आप पढ़ लोगे, ध्यान से सुन लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। वे गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं या कहलाते हैं। ये दो होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। हमारे शरीर के अंदर टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। एक जोड़ी जिसके अंदर एक एक्स होता है, एक वाई टाइप का होता है। लड़कियों के अंदर बेटा ये एक्स एक्स होता है और लड़कों के अंदर ये एक्स वाई टाइप का होता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद है अगला प्रश्न, एक नर हार्मोन का नाम बताइए। नर हार्मोन का नाम है बेटा टेस्टोस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बेटा, इंपॉर्टेंट बोले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों से एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या फिर और तरीकों से भी बेटा पूछे जाते हैं। एक मादा हार्मोन का नाम बताइए। वैसे मादा हार्मोन में अगर हम बात करें तो दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, लेकिन आपका यहाँ पर एस्ट्रोजन लिखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही ज़रूरी है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जो कि ग्रोथ हार्मोन बनाती है, यानी वृद्धि और विकास का हार्मोन बनाती है। वही हार्मोन बेटा कहलाता है क्या, पीयूष, या पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है वो, तो उस ग्लैंड का नाम है पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर ग्लैंड भी कह सकते हो।
अगला प्रश्न है, लड़कों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। यानी लड़कों में जो परिवर्तन, अभी भाई हमने पढ़ा ना ऊपर कि एक नर में जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। अब नर को नर कौन बनाता है? यही हार्मोन है बना रहा। उसके बाद यही हार्मोन जो होगा ये कहीं ना कहीं परिवर्तन करता होगा। तो इसका उत्तर ऊपर हमने पढ़ लिया था, वही सेम है। लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन के लिए अभी हमने पढ़ा था ना, एक मादा हार्मोन का नाम बताइए, तो हमने पढ़ा कि जी एस्ट्रोजन होता है ना। तो भैया यहाँ पर भी वही हार्मोन जरूरी होगा। तो ऊपर नीचे दो क्वेश्चन सेम टू सेम। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में जनन काल की अवधि कितने समय तक रहता है? यानी कि कितने समय तक वो बच्चों को पैदा कर सकती हैं। पहले ये जनन अवधि अलग होती थी बेटा। पहले की महिलाएं 55 वर्ष तक बच्चों को पैदा कर सकती थी, पर आजकल का हमारा खान पान इतना कह सकते हो डिसबैलेंस हो चुका है कि आजकल की महिलाएं सिर्फ 45 साल तक ही बच्चों को पैदा कर सकती हैं। इससे ज़्यादा उनके अंदर क्षमता नहीं होती है। धीरे धीरे शरीर उनका जो है वो ढलने लगता है और बच्चे पैदा करने की ताकत खत्म हो जाती है। अच्छा जी, शुरुआत कब से होती है? शुरुआत, एक लड़की जो है बेटा वो 10 साल में भी प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब हो सकती है। तो उसकी शुरुआत 10 साल हो गई, या फिर मोटा मोटा समझे तो 12 साल। तो 12 साल में 70 to 80% चांस है कि लड़कियां परिपक्व हो जाती है बच्चे पैदा करने के लिए। इसीलिए पहले बाल विवाह हो जाता था और लड़कियों की 14-15 साल की लड़कियां होती थी, बच्चियां होती थी, उनके भी बच्चे हो जाते थे। यही वजह है कि पुराने ज़माने में लड़कियों की कह सकते हो जल्दी शादी हो जाती थी और बेटा घर परिवार जल्दी शुरू हो जाता था उनका, बहुत सारे बच्चे हो जाते थे। आजकल देखो एक परिवार में आपको 2-3 बच्चे दिखाई देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहले जो है वो 8-10-12 बच्चे होते थे। उसके पीछे वजह थी क्योंकि पहले बीमारियां बहुत ज़्यादा होती थी बेटा। बीमारियां ज़्यादा होती थी तो लोग मरते भी ज़्यादा थे, और मरते थे तो क्या होता था ना कि जल्दी शादी कर दी जाती थी, जिससे कि जल्दी बच्चे होंगे और ज़्यादा बच्चे होंगे, जिससे कि अगर एक दो निकल भी जाए, समझ लो निकलने का मतलब, निकल भी जाए तो बाकी तो बचे लाइफ के अंदर सरवाइव करने के लिए। तो इसीलिए पहले बच्चे लोग ज़्यादा पैदा करते थे। आजकल बच्चे कम पैदा करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी जो बीमारियां हैं उस पर हम कंट्रोल पा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों से जो लोग पहले मर जाते थे उनसे आजकल हम नहीं मरते। कोरोना जैसे भारी भरकम बीमारी से हम कह सकते हो बच गए, तो समझ लो अब हम कितने ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं। तो यही सारी बात यहाँ पर लिखे बेटा। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो आपको मैं बता दूं, जो मादा होती हैं बेटा उसके अंदर XX नाम के होते हैं और गुणधर्म वाले क्रोमोजोम्स आप कह सकते हो, और गुणसूत्र, या फिर कह सकते हो पुरुष के अंदर XY वाले होते हैं। तो जब मादा का X और पुरुष का X मिलता है तो लड़की पैदा होती है। मादा का X और जो पुरुष है उसका Y मिलता है बेटा तो पुरुष पैदा होता है। तो जब X गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित करता है तो दोनों X हो जाते हैं तो मादा हो जाता है, और Y वाला निषेचित करता है तो X और Y होते हैं जो कि नर होता है। उसके बाद अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। भैया ये प्रश्न उत्तर आपने क्यों जोड़ा यहाँ पर? बताओ बताओ बताओ। ये प्रश्न मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि मैंने जब पीछे के पेपर्स का सर्वे किया बेटा तो मैंने देखा कि ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं। हालांकि काफ़ी प्रश्न जो हैं यहाँ पर रिपीटेड हैं। जिन रिपीटेड प्रश्नों की मैं बात करूँगा उनको ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे देना क्योंकि बार बार वो पूछे जाते हैं। पहला आता है, रजोदर्शन क्या है? रजोदर्शन क्या होता है? दर्शन मतलब क्या होता है भैया? दिख जाना, है ना। दर्शन को आप समझो, दर्शन का मतलब क्या होता है? दिख जाना। तो जब कभी भी किसी भी लड़की का पहली बार पीरियड होता है या फिर पहली बार आप कह सकते हो मासिक धर्म होता है तो उसे हम कहते हैं रजोदर्शन। वही कहता है कि लड़कियों में पहला ऋतुस्राव या मासिक धर्म या पीरियड यौवना आरंभ में होता है जिसे आप रजोदर्शन कहते हैं पहली बार, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति का मतलब हो गया क्या कि कब वो खत्म हो जाती है। भैया आवृत्ति अब खत्म, आवृत्ति मतलब खत्म, बार बार अब होने का सिस्टम खत्म। यानी एक ऐसी स्टेज आती है बेटा जहाँ पर औरतों के अंदर पीरियड होना बंद हो जाता है, अंडाणु जो है वो अंडे बनाना बंद कर देते हैं, तो जिससे वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं और उनकी उम्र होती है लगभग 45 वर्ष तक। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर हो सकता है ये 50 लिखा हुआ मिले, मे बी चांसेस है कि आपको 50 लिखा हुआ मिल सकता है, मे बी ये 52 लिखा हुआ मिल सकता है। तो एनसीईआरटी को देख लेना एक बार जरूर और मुझे कमेंट करके बताना कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर कितना लिखा हुआ है। हालांकि मुझे पता है ये 52 लिखा हुआ होगा, 90% चांस, लेकिन एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप लिख लेना। वैसे इसकी
एज अब कम हो चुकी है। गॉइटर किस ग्रंथि का रोग है? भाई गॉइटर जो है वो थायराइड ग्रंथि का रोग है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है, ध्यान रखना बेटा, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया किस पदार्थ की कमी से शरीर में गॉइटर रोग होता है? तो शरीर में बेटा आयोडीन की कमी हो जाए तो गॉइटर होता है। ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो आयोडीन याद रखना, आयोडीन हमें नमक से मिलता है और कह सकते हो मछलियों से मिलता है और फ्रूट्स वगैरह में भी कईयों में पाया जाता है। मधुमेह रोग का क्या कारण है? मधुमेह होता है बेटा डायबिटीज़। डायबिटीज़ होता है जो इंसुलिन हमारा शरीर बनाना बंद कर देता है, तब हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो मधुमेह रोग इंसुलिन ये हार्मोन की कमी से होता है। ये चीज़ याद रखना बेटा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर परिवार में ऐसी बीमारी देखने के लिए मिलती हैं। शायद हो सकता है आपके भी परिवार में किसी न किसी को ये हो। तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मुझे आइडिया लगे कि इसका रेट क्या चल रहा है। रेट मतलब कि कितने लोगों को हो रहा है ये। शरीर में नमक की मात्रा को किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये है बेटा एड्रेनलिन के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा। एड्रेनलिन ग्रंथि हमारे शरीर में यहाँ पर होता है, इस जगह पर। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा बेटा, जब कभी भी आपको घबराहट होती है तो यहाँ पर अजीब सी फीलिंग होती है, वो एड्रेनलिन ग्रंथि है जो कि एड्रेनल नाम का हार्मोन बनाती है जो नमक की मात्रा को संतुलित करता है। उसके बाद एड्रेनलिन हार्मोन का क्या काम है? यह क्रोध को, चिंता को, उत्तेजना की अवस्था को, तनाव को, इन सब को समायोजित और कह सकते हो संयोजन के साथ बनाकर रखता है। कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, कोई कम ना हो, तो इसको बैलेंस करने का काम करता है ये। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था बेटा, वो है पीयूष ग्रंथि, जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, और हमारे ये यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? हमारे शरीर की वृद्धि, सामान्य वृद्धि होती है हाथों, नाकों और अब विभिन्न अंगों का जो विकास होता है वो सब। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? ये हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर कह सकते हो, शर्करा की जो मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट या फिर चीनी की, शुगर की जो मात्रा होती है, उसको बैलेंस करता है। उसके बाद कायांतरण किसे कहते हैं? लार्वा से वयस्क बनने के परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो बेटा ये हार्मोन के द्वारा होता है, जैसे हमारे शरीर में होता है। कभी भी टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाते, क्यों? कभी कभी टैडपोल वयस्क मेंढकों में परिवर्तित नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि वयस्क मेंढक में परिवर्तित होने के लिए उसे, उसके शरीर में जो हार्मोन है बेटा, उसको वहाँ पर आयोडीन की ज़रूरत होती है, और हो सकता है कि पानी में नमक की पानी में जो है आयोडीन की मात्रा कम हो, इसीलिए वो टैडपोल में नहीं बदल, वयस्क मेंढक में नहीं बदल पाते। स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। स्वास्थ्य क्या होता है? तो कहता है कि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विसंगति मुक्त होना। विसंगति मुक्त मतलब शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो, मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो, उसी को हम कह सकते हैं स्वास्थ्य। तो उसी को यहाँ पर पूछा गया है। किशोरावस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि किशोरावस्था में हमारे शरीर के सभी अंग वृद्धि और विकास करते बेटा, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन बनते हैं, और जिसके लिए हमें संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। और साथ ही ये याद रखना, किशोरावस्था में हमारी जो वृद्धि और विकास की दर है वो बहुत तेज होती है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसके अंदर बेटा सभी पोषक तत्व हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल, और बेटा जो विभिन्न प्रकार के कह सकते हो पदार्थ उनमें हो। अब संतुलित भोजन का एक नाम देना है तो आप दूध दे सकते हो, क्योंकि बाकी आपको सभी चीज़ें मिलकर खानी चाहिए। तो दूध आप पिए, रोज पिए बेटा। कब तक? जब तक आप पी सकते हो तब तक पीते रहो। दूध छोड़ दोगे तो आपका शरीर दूध पचाना बंद कर देगा, ये याद रखना। उस तत्व का नाम बताइए जो रुधिर का निर्माण करता है। वो है बेटा आयरन। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है, एड्स क्या है, कैसे फैलता है? एड्स एक विषाणु से होने वाली बीमारी है, यह निम्न तरीकों से फैल सकता है। ये भी बेटा एक बहुत गौण प्रश्न है, ये बहुत कम पूछा जाता है, पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके पूछे जाने के। टीचर का ध्यान जाता है तो ज़रूर दे देता है। संक्रमित रक्त से होता है, पीड़ित माँ से होता है, और एड्स के जो पीड़ित लोग हैं बेटा, या फिर एड्स जिनको हो चुका है, उनके संपर्क में आने से होता है। तो इस प्रकार से बेटा आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। लगभग मैंने आपके 25 मिनट लिए, और उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको ढंग से रिवाइज हो चुका होगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको बेटा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो देखो, सीखो और चले जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा।
ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो अगर डिसलाइक करते हो तो प्लीज़ रीज़न सजेस्ट करके जाना कि सर हमने आपकी वीडियो इस वजह से डिसलाइक की, क्योंकि उससे मुझे ना पता लग जाएगा कि यार आपको चाहिए क्या, मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप मुझे सिखाओगे, मैं आपको सिखाऊंगा, मिलकर सीखेंगे और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएंगे। क्यों, बात तो सही है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।